नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। दोस्तों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 200 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन जो कराए जाएंगे लगभग आपके पेपर में पूरा लगभग इन्हीं क्वेश्चनों में से पूरा कवर होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय का आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, लगभग 10-15 दिन बचे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ट्यूशन सीरीज स्टार्ट की है और आप अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। और लगभग मैं बोल रहा हूँ कि लगभग 90 या 100% आपका जो पेपर आएगा वो इन्हीं क्वेश्चन में से कवर होगा। तो अनुरोध है कि आप अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो समय खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर्स 375 एंड 675 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, हमें इनका HCF निकालना है। दो पूर्णांक दे रखे अपन को 375 और 675। अभाज्य गुणनखंड से प्राइम फैक्टर से हमें क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे अपने पास 375, लास्ट में 5 आ रहा। तो आपको पता है दोस्तों लास्ट में 5 और 0, तो आप 5 से डिवाइड करोगे। तो 5 से डिवाइड कर रहा हूं 6 टाइम 7 और 5, फिर लास्ट में 5 आ रहा है। 5 से 3 टाइम और 3 एकम 3। क्लियर है दोस्तों। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या बना दोस्तों, 5 की पावर 3। देखो 5 की पावर 3 कैसे बनी, 1 2 3 कितने टाइम आ रहा है, ये 3 टाइम। तो 5 की पावर 3 लिख दो, इंटू क्या लिखो 3। दूसरी अपने पास क्या है, दूसरी संख्या अपने पास, दूसरी नंबर अपने पास 675। ये भी 5 से डिवाइड होगी, लास्ट में 5 आ रहा है। तो कितना आया, 1 टाइम 3 टाइम और 5 टाइम। इसका इसमें भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। फिर 5 दूनी 10, बच गए 3, 7 बचे 35, यानी 7 5 से 35। 3 का 9 टाइम, फिर 3 जा 9 और 3 बन जा 3। तो दोस्तों इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 6 7 5 के 5 कितने टाइम आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 5 की घात क्या लगा दो, 2 लगा दो। 3 की पावर देखो 3 बार आ रहा है, तो इसकी पावर है 3 की पावर 3। क्लियर दोस्तों। तो HCF ऑफ 375 एंड 675, यानी क्या होगा दोस्तों, इन संख्याओं का HCF क्या होगा। HCF क्या होता है, कॉमन चीज होती है और जो कॉमन चीज होती है उसकी पावर जो कम होती है उसको लेंगे। तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। क्लियर है। तो 5 की घात 3, 5 की घात क्या 2 है, यानी पावर सबसे कम किस में है, 3 और 2 में। तो 2 है, तो अपन लेंगे 5 की पावर 2। ऐसे का मतलब कॉमन होना चाहिए। अगर ये 5 यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, इधर होता तो अपन नहीं लेते। यहाँ 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ पे क्या 1 है, तो लेंगे कौन सा अपन, 3 की पावर 3। क्लियर है। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3, तो कितना आ गया 25 3 जा यानी 75। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया। ऐसे कितनी भी संख्या है आपको अलग अलग नंबर देंगे, अलग अलग इंटीजर देंगे वो आपको, तो आपको इसी मेथड से फैक्टराइज करके आपको HCF निकाल के आना है। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द 11 टर्म ऑफ AP। हमें AP दे रखी है, सीरीज दे रखी है, उसकी हमें 11 टर्म फाइंड करनी है दोस्तों। यानी हमें समांतर श्रेणी दे रखी है दोस्तों, हमें उसका 11वां पद निकालना है। कौन सा, 11वां पद निकालना दोस्तों। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों अपने पास, AP दे रखी है और देखो इसका फर्स्ट टर्म प्रथम पद
फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या होगा, पहला पद, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, AP के अंदर पहला पद ये होगा माइनस के 17। d का फॉर्मूला क्या दोस्तों, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म क्या, माइनस की 12, माइनस की नंबर को ब्रैकेट में रखना ताकि आपसे गलती ना हो सॉल्व करते समय। a1 क्या दोस्तों अपने पास, माइनस के 17, तो क्या आएगा माइनस की 12 माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ गया 17। तो दोस्तों अपने पास डी की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। दोस्तों तीन चीज आपको पता होनी चाहिए, ए डी और एन। एन बाद कौन सी टर्म निकालनी है, 11 टर्म यानी 11वां पद, तो एन का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। दोस्तों आपको बोर्ड में यहाँ पे केवल सीरीज चेंज करेगा या टर्म चेंज कर देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो सीरीज में वही पहला पद मिल जाएगा आपको। डी कैसे निकालोगे दोस्तों, a2 माइनस a1 यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दोगे। तीसरी बात क्या है, एन क्या होती है दोस्तों, 11 टर्म के लिए बोल रहा है यानी 11वां पद वह पद होगा या टर्म आएगा वो क्या होगा, एन होगा। फिलहाल अपने पास एन की वैल्यू क्या दोस्तों, यहाँ पे एन की वैल्यू लिख देंगे अपन 11 यानी 11 लिख देंगे। क्लियर है। अब क्वेश्चन बोल रहा है 11 टर्म निकालनी है, तो 11 पद निकालने के लिए दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, लास्ट टर्म का अंतिम पद का, ए एन इज इक्वल टू क्या था दोस्तों, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप वैल्यूज पुट कर दो, ये कोई नंबर नहीं, ये संख्या नहीं, ये शो कर रहा है 11 टर्म को शो कर रहा है। a की वैल्यू क्या दोस्तों, माइनस के 17 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या दोस्तों 5 है, माइनस के 17 प्लस ये आ गया 10 इंटू 5, 11 में से एक माइनस कर दिया तो क्या आ गया 10 आ गया इंटू 5, तो माइनस के 17 प्लस 50। तो दोस्तों इसको माइनस करेंगे कितने आएंगे मेरे पास 33, प्लस के आएंगे क्योंकि बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट होता है दोस्तों। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें क्या देगा, cos a बराबर देगा 12/30, देन कैलकुलेट द cot a। सो यहाँ पे क्या आएगा, cos a नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा cot a आएगा दोस्तों। क्लियर है, यहाँ पे क्या आएगा cot a आएगा क्योंकि cos तो हमें दे रखा है। हमें किसकी देखो, हमें cos a बराबर 12/13 दे रखा है, तो हमें किसका मान निकालना है, cot a का, यानी कैलकुलेट करना है किसको, cot a को। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इफ cos a is equal to 12/13 then calculate the cot a। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना दोस्तों, cot a की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं आगे। हमें दे रखा दोस्तों cos a is equal to 12/13। क्लियर है। तो दोस्तों आपको जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात आती है, तो आपके पास तीनों चीज होने चाहिए, लंब, कर्ण, आधार, यानी h, p और b। ठीक है, ये तीनों चीज होनी चाहिए आपको। तो पहले पास अपने पास क्या दे रखा है, cos a दे रखा है। तो दोस्तों अपन cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी क्या होगा दोस्तों b/h होगा। क्लियर है। यहां से पहले क्या निकालो, अपने पास h है, b है, p नहीं है, लंब नहीं है अपने पास, तो अपने पास फॉर्मूला जानते हैं h² = p² + b², पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, उसमें कौन सी प्रमेय लागू होती है दोस्तों, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है क्योंकि इसमें राइट ट्रायंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। हिंदी में कैसे लिखोगे दोस्तों आप, कर्ण का स्क्वायर भाग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। h अपने पास है 13, परपेंडिकुलर हमें निकालना है यानी लंब निकालना, समझ गए होंगे आप। ठीक है, और आधार बेस कितना अपने पास 12 का स्क्वायर, ये हो गया अपने पास 169। ये प्लस के इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। 1 12 का वर्ग होता है 144 यानी 144, तो इधर आके प्लस का मैं डाइट कर दिया माइनस का, तो अपने पास इधर बच गया p², जिसको आप लिख सकते हो l², हिंदी मीडियम वालों के लिए। दोस्तों इसको माइनस करेंगे अपने पास बचेगा 25, 25 आ गया p², तो p² रूट कट के रूट लग जाएगा, तो p = क्या आएगा दोस्तों 5, जिसको l बोल सकते हो, लंब इन लिमिट। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना। l का मतलब लंब होगा, आधार का मतलब बेस होगा, और h का मतलब वो बड़ी हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दिया। क्लियर है। अब ये 5 आ गया मेरे पास, हमें निकाला था क्या दोस्तों, cot a निकाला था।
इसको रफ कर देते हैं। कोड ए। अब देखो दोस्तों, आपको पता है कोड क्या होता है? आधार बटे लंब। बी अपॉन क्या होगा दोस्तों? पी होगा। क्लियर है? तो हमारे पास कोड ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बेस की मेरे पास 12 थी, यहाँ पे क्या आएगी? 5। क्लियर है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan a इन टर्म ऑफ sec a। यानी हमें tan a को किसकी टर्म में शो करना है दोस्तों? sec की टर्म में दिखाना है। सवाल ये बोल रहा है दोस्तों, tan a को देखो इधर, tan a को किसके पदों में दिखाना है? sec के पदों में दिखाओ। क्वेश्चन ये बोल रहा है, यानी हमें इसको किसकी टर्म में दिखाना है? रिप्रेजेंट करना है, sec की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है दोस्तों, tan a दे रखा में, तो सबसे पहले tan को लेके चलेंगे और किसकी टर्म में शो करेंगे दोस्तों? sec की टर्म में। क्लियर है? अब आपको पता है एक आइडेंटिटी सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर a। फॉर्मूले आपको याद करना ही पड़ेगा। अब बोलेंगे सर हमको आपको कैसे पता पड़ा है, हमको कैसे पता लगेगा कि देखो tan और sec की बात कर रहा है और हमें tan को किस में दिखाना है? sec के पदों में दिखाना है दोस्तों। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि tan की ऐसी वैल्यू का जहाँ के sec और tan में क्या रिलेशन होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, यह आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और आप सोच के ये टर्म लिख दोगे, ये सूत्र लिख दोगे, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का। तो अपने पास क्या आ गया? tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या आ गया? sec स्क्वायर -1। ये प्लस का बनते हैं, क्या हो गया? माइनस का। अब दोस्तों इसका स्क्वायर के क्या लग जाएगा? तो रूट लग जाएगा। तो आप इसको बोले वर्गमूल लेने पर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट इसका मतलब क्या होगा? tan a इज इक्वल टू रूट में sec स्क्वायर माइनस का 1। तो देखो दोस्तों ये अपना आंसर आ गया। यानी मैं tan को किसकी टर्म में दिखाना था? sec की टर्म में दिखाना था। क्लियर है? 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, अचर पद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल मिला के जो फंक्शन बनेगा, तो जो फलन बन रहा है उसको किसके पदों में दिखा दो दोस्तों? sec के पदों में, क्योंकि क्वेश्चन किसके लिए बोल रहा है? sec के लिए बोल रहा है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा? द एरिया ऑफ द रेशियो, the area of two similar triangle are in the ratio 60:81 और find the ratio of the sides। तो हमें क्या निकालना है? इसकी साइड्स का रेशियो निकालना, अनुपात निकालना। सवाल क्या दोस्तों, हमें एरिया का रेशियो दे रखा है, हमें साइड का रेशियो निकालना है। दो ट्रायंगल दे रखा जो सिमिलर है, यानी दो त्रिभुजें जो आपस में समरूप है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दोस्तों? 16:81 है। तो हमें उनकी भुजाओं का अनुपात यानी साइड्स का अनुपात निकालना है। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहली बात तो दो ट्रायंगल दे रखा है जो सिमिलर दे रखा है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, या DEF लिख सकते हो आप। क्लियर है? एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो, अनुपात के लिए क्या करते हैं? रेशियो के लिए अनुपात बोलते हैं दोस्तों। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? PQR। कितना दे रखा है? 16:81। क्लियर दोस्तों? अब सवाल देखो, दो त्रिभुज समरूप हो, दो ट्रायंगल सिमिलर हो और हमें क्या दे रखा है? इनके साइड का, इनका एरिया का रेशियो दे रखा है। तो हमें क्या निकालना दोस्तों? इनकी साइड का रेशियो निकालना। तो दो त्रिभुज समरूप हो यानी सिमिलर हो तो एक थ्योरम लगती है दोस्तों, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ABC अपॉन क्या आएगा? अनुपात के लिए, रेशियो के लिए क्या करते हैं दोस्तों? डिवाइड करते हैं। तो इधर क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF।
क्लियर है? इजिकल इसको DEF लिखो यहाँ पे, DEF लेके चल रहे हैं अपन। इजिकल क्या लिखोगे आप 16/81। क्लियर है? आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ये इतना में दे रखा है, देखो रेशियो को मैंने डिवाइड लिख दिया। अब एक थ्योरम है बाई थ्योरम परमेय से है, बोर्ड में आप परमेय लिख के आओगे, मैं बोल देता हूँ क्योंकि समय नहीं इतना। क्या लिखोगे? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्लियर है? तो दोस्तों अब ट्रायंगल ABC की बात करें तो उनका एरिया ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। क्लियर है दोस्तों? तो उनकी संगत भुजाएं कैसे होगी दोस्तों? इधर से बिना डायग्राम के आप बता सकते हो। AB ले रहे हो तो AB अपॉन क्या आएगी? AB अपॉन क्या आएगी? DE। क्लियर है? रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस प्रकार आप आगे लिख सकते हो BC और इधर क्या आएगी दोस्तों? EF। इसी प्रकार लास्ट में क्या बच गया? AC और अपॉन में क्या आएगा? DF का होल स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? अब हमें क्या दे रखा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे देखो AB अपॉन इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे 16/81। तो क्या आएगा? AB अपॉन D का होल स्क्वायर। स्क्वायर के क्या लग जाएगा दोस्तों? रूट लग जाता है। तो अपने पास आएगा 4/9। तो लास्ट में आप इसको अनुपात को n कैसे लिखते हो? रेशियो को D = 4:9। तो उनकी भुजाओं का अनुपात दोस्तों अपने पास क्या आएगा? 4:9। दोस्तों आपको अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शॉर्ट में कैसे करोगे? बोर्ड के अंदर दोनों तरीके बता देता हूँ मैं। आपको क्या देगा? वो एरिया का रेशियो देगा, तो आपको साइड का रेशियो निकालना तो स्क्वायर रूट लेना। तो इसका 4, इसका क्या हो गया? 9। देखो इसका 4 और इसका क्या हो गया? 9। देखो अपने पास क्या रहा? 4 और 9। कभी कभी क्या होगा? हमें साइड का रेशियो देगा, जैसे ये दे दिया साइड का रेशियो, भुजाओं का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर देना। 4 का 16 और 9 का 81। क्लियर है? तो आप शॉर्ट में कर लेना। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 6 है। एक कॉइन टॉस वंस, यानी एक कॉइन है, एक सिक्का, उसको एक बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट ए टेल, यानी कि अपने पास इसमें टेल न आने की प्रोबेबिलिटी निकालना दोस्तों में। ठीक है? तो एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है? एक बार फेंका गया है। तो हमें किसकी? टेल न आने की, नॉट ए टेल, हमें टेल न आने की यानी क्या है? पट न आने की प्रायिकता निकालना दोस्तों। तो आपको पता है एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, टोटल सैंपल स्पेस, total sample space through a point by time. Throw a coin one time. One time. यानी एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने बनते दोस्तों? हेड और टेल, आपको पता है। तो एक बार उछालेंगे या तो चित आएगा या पट आएगा, यानी कुल कितने हो गए अपने पास? 2 हो गए। क्लियर है? हमें क्या निकालना? टेल न आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी is not a tail. तो टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा दोस्तों? हेड आएगा, यानी हेड की क्या बची अपने पास? 1 अपॉन क्या आ गई? 2। क्लियर है? तो अपने पास क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? P, यानी क्या आ गई? इसकी प्रायिकता, इस
इसकी प्रायिकता की चित्त देखो पट न आने की प्रायिकता क्या आ गई दोस्तों 1/2 हो गई। इसका दूसरा तरीका और है आपके पास, इसको रफ कर देता हूं मैं। आपको पता है देखो पीटी पट आने की प्रायिकता 1/2 होती है, ठीक है। तो न होने की निकालने के लिए देखो इसकी बार लगा देंगे, नॉट ए प्रोबेबिलिटी, न के नॉट के लिए अपन क्या करेंगे 1 में से क्या माइनस कर देंगे, पीटी को माइनस कर देंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये माइनस के अंदर क्या होगा प्लस का, ये फॉर्मूला पता होगा आपको, पीटी यानी होने व न होने की प्रायिकता का योगफल यानी सम कितना होता है दोस्तों 1 होता है। पॉसिबल इवेंट नॉट पॉसिबल इवेंट का सम कितना होता है 1 होता है। तो दोस्तों ये प्लस का जगह क्या हो गया माइनस का हो गया, क्लियर है। तो अपने पास 1 माइनस पीटी, पीटी के अपने पास क्या निकाली 1/2। तो एक में से जब आधा माइनस करोगे तो क्या बचेगा अपने पास आधा 1/2 बचेगा। माइनस करना सबको आता है। ये बार क्या शो करता है नेगेटिव सेंस में नोट के लिए शो कर रहा है, क्लियर है चीज, क्लियर है दोस्तों। तो आपकी क्या हो गई क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई अपने पास नॉट ए टेल की, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ द एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 250 डिग्री देन फाइंड द एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। यानी हमें मेजर सेक्टर है, देखो मैं क्या दे रखा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा दोस्तों, ये है तो अपने पास माइनर है और अपने पास ये क्या है ये मेजर है, ये तो लघु और ये क्या है दोस्तों दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है सेक्टर, क्लियर है। हमें क्या दे रखा दोस्तों मेजर सेक्टर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 250 डिग्री, क्लियर है। अब देखो हमें पता है कि इस एक ही पॉइंट पे बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है 360 होता है दोस्तों, क्लियर है। तो आप कितना इजी सवाल देखो 360 में से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको माइनस करने पे 110 डिग्री यानी 110 डिग्री आएगा दोस्तों, क्लियर है। कभी कभी आपको ये देगा तो ये ऊपर वाला पूछेगा, दीर्घ पूछेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर पूछ लेगा तो भी आपको 360 में से ही माइनस करना है, क्लियर है। कभी कभी बोर्ड में एक बार इससे भी पूछा गया था कि जैसे अगर आपके पास माइनर एंगल x डिग्री है तो आपको मेजर एंगल बताओ दोस्तों, ये इसी में बता रहा हूँ मैं आपको अलग से। तो आपको कुछ भी नहीं करना, 360 डिग्री माइनस का x बता के आना है, क्लियर है। 360 में से माइनस करना है, क्लियर है। तो मेजर देगा तो माइनर बताने के लिए, माइनर देगा तो मेजर बताने के लिए आपको हमेशा 360 में से माइनस करना है, क्योंकि आपको पता है एक ही पॉइंट के चारों ओर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, इनका योगफल कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री होता है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपने पास दोस्तों, हमें एक डायग्राम दे रखा, देखो एक सर्कल है, इसके आउटर पॉइंट Q से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी, कौन सी PQ और QR, यानी इसके एक्सटीरियर पॉइंट अपने पास Q है, बाह्य बिंदु अपने पास, बाह्य बिंदु कौन सा दोस्तों Q पॉइंट है, उसके बाह्य बिंदु से दीवार पर कितनी स्पर्शिका खींची गई है 2 स्पर्शिका खींची गई है। तो हमें क्या निकालना, फाइंड द एंगल POR, ये एंगल निकालना है, ये कोण का मान निकालना है, क्लियर दोस्तों। तो आप इसको ओरल भी बता सकते हो दोस्तों। हमें पता है त्रिज्या, ये त्रिज्या है और ये स्पर्शिका, एक पर में बताई थी मैंने, त्रिज्या व स्पर्शिका परस्पर क्या होती है लंबवत होती है। थ्योरम है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर है। तो ये 90 और ये भी क्या हो गया दोस्तों 90। तो 90 तो अपने पास क्या है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा लेंगे दोस्तों अपन PORQ। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों में, आपको पता है चतुर्भुज कौन सा ले रहा हूं POR, चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री होता है। तो आप क्या करोगे 70 प्लस 90 प्लस एंगल POR प्लस 90 इज इक्वल टू क्या आ गया 360, क्लियर है दोस्तों। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है दोस्तों। ये 90 क्यों है ये आपको लिख आना पड़ेगा, जैसे एंगल P और एंगल R दोनों कितने डिग्री के ले रहे हैं अपन 90 डिग्री के। क्यों ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि त्रिज्या व स्पर्शिका क्या होती है लंबवत होती है। तो मैं बोल देता हूं दोस्तों, आपको बोर्ड में लिख के आना है, क्या लिखोगे रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर है।
इसलिए मैंने इन दोनों को 90 90 लिख दिया। तो दोस्तों इसको प्लस करेंगे तो एंगल POR इज इक्वल प्लस 90 90 180 180 70 कितना आ गया 250, तो अपने पास क्या आ गया 360। ये प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का, तो 360 माइनस का 250, तो अपने पास क्या आएगा दोस्तों POR में क्या बचेगा यहाँ से 110 डिग्री। क्लियर है चीज, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है ये 70 का है तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, ये 90 90 180 है तो इनका बचा 180, तो 180 में से 70 माइनस करोगे 70 माइनस करोगे तो क्या आएगा 110 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। आपको परमेनियन थ्योरम से याद रखनी पड़ेगी कौन सी थ्योरम कहाँ यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। How many tangents can be drawn on a circle of the radius 5 cm from point lying outside the circle at a distance 9 cm the center? क्लियर है। सवाल क्या बोल दोस्तों, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, अपने पास एक वर्त है यानी एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है चीज। इसको पॉइंट सेंटर को दे दिया मैंने O। एक आउटसाइड इसके बाह्य बिंदु कौन सा है, बाह्य बिंदु कोई पॉइंट है उसको ले लिया मैंने P ले लिया जो 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो 5 तो ये हो गई, तो इसको थोड़ा सा पास में लेते हैं, ये 5 और ये कितनी होगी ये 4, ये टोटल कितनी है 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस थी और ये टोटल कितनी है 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। सवाल बोल रहा है कि हाउ देखो हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, यानी कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन कौन से पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट, आउटसाइड कौन सा पॉइंट है Q से। सवाल ये बोल रहा है एक वर्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बाएं बिंदु P से जो वर्त के केंद्र से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये वर्त है, ये केंद्र से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे है 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है। बाएं बिंदु से कितनी इस पर से ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां से देखो एक टेंजेंट तो इधर से बना सकते हो और एक टेंजेंट इधर से बना सकते हो, तो इसका स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी आएगी, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होगी दोस्तों 2 होगी। स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों मेरे पास 2 होगी। क्लियर है। बाएं बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है 2। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल होज एरिया दे रखा है क्या 616। एक वर्त दे रखा है जिस वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें उसकी त्रिज्या निकालनी है, रेडियस फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल इज कितना अपने पास 616, वर्त का क्षेत्रफल क्या देगा दोस्तों वर्त का, बहुत इजी सवाल है, वर्त का क्षेत्रफल हमें क्या निकालनी है रेडियस निकालनी है। तो आपको पता वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। क्लियर है चीज, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आपको पाई की वैल्यू पता है कितनी, जब आपको दी नहीं होती है तो आप क्या लेते हैं दोस्तों 22/7 लेते हैं। अगर आपको दी हुई है 3.8 3.14 तो वही लेनी है। अगर आपको पाई की वैल्यू कुछ भी दे रखी है PQR दे रखा है तो वही लेनी है आपको। अगर नहीं दे रखा, जब केस में नहीं दे रखा तो अपन क्या लेंगे 22/7 लेंगे। तो 22/7 × r² = 616। ये 7 भाग में डिवाइड में है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अपने पास क्या है 616 × 7। क्लियर है दोस्तों। ये अब देखो 11 से कैंसिल कर रहा हूँ। अब आपके दिमाग में कैसे आएगा कि मैं 11 से कैंसिल करूँ, क्योंकि देखो एक पार्ट में 22 आ रहा है, तो आप थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो। पहले 2 से डिवाइड करोगे 7 से 11 से 10 से, तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो आप वहाँ डायरेक्ट दिमाग लगाओ कि 22 आ रहा है, तो आप फटाफट 11 से कैंसिल करने की कोशिश करो। तो 11 2 जा 22। अब देखो यहाँ से 11 5 जा 55, 55 माइनस करो 61 में से क्या 6, तो 11 6 जा 66। क्लियर है। तो 11 से 66 कट गया, ये 2 से कट जाएगा वापिस कितना 28।
आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी 28 इंटू क्या आएगा 7। तो अपने पास फाइनली क्या आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 8 7 जी का 65 56 तो 6 5 बच गया अपने पास, 7 2 जा 14 5 कितना हो गया 196। क्लियर है। इसका स्क्वायर जो स्क्वायर था तो एक तरफ क्या लग जाता है रूट लग जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं वर्गमूल लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो 196 तो r इक्वल टू कितना आ गया 14, इसका स्क्वायर रूट होता है 14 का। तो रेडियस ऑफ सर्कल वर्ग की त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास 14 सेंटीमीटर। तो लिख के आओगे आप सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, वर्ग की त्रिज्या कितनी अपने पास 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो दोस्तों ये क्लास आज की ये समाप्त करते हैं। ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस क्वेश्चन सीरीज के बारे में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।